पता होने चाहिए। जैसे कि आपने देखा होगा कि इंडिया का जो मैप है ना, आपको पता है यहाँ पे 8 डिग्री चैनल इसको क्रॉस करता है ना? और कभी भी याद रखना, किसी भी लैंड का कोई भी पॉइंट जो अलग-अलग 2 वाटर बॉडीज को मिलाता है, जहाँ पे वो खत्म होता है, पेनिनसुलर पार्ट, उसको हम लोग केप कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग? इसको क्या कहते हैं हम लोग? इसको कहते हैं केप कैमेरियन। इस पॉइंट का क्या नाम है? कन्याकुमारी में है। इसको केप कैमेरियन भी कहते हैं, कन्याकुमारी भी कह सकते हो आप लोग। तो ध्यान रखना केप, अगर आपको ये वर्ड कहीं कहीं किसी और, मतलब कि केप, सॉरी, किसी और कंट्री के उसमें दिख जाए, है ना, तो इस समय वो नहीं होना, क्योंकि ये कॉमन पॉइंट है। जैसे डेल्टा वर्ड जोड़ी जोड़ी कि इंडिया के लिए ही बना हुआ है, वर्ल्ड में कहीं भी डेल्टा बनेगा वहां वो यूज होगा। उसी प्रकार से केप वर्ड भी यहाँ पे यूज होगा। तो इस जगह को हम लोग केप कैमेरियन भी कहते हैं। इस जगह को हम लोग कन्याकुमारी भी कहते हैं। इस जगह पे गाइस ये जो है ना, ये बहुत सारे द्वीप हैं, अभी द्वीप के बारे में हम पढ़ेंगे। द्वीप से सीजल 2024 में बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा गया था। मन्नार की खाड़ी, और ये देखो यहाँ पे पाक जल डमरू भी है और मन्नार की खाड़ी भी है, ठीक है ना? तो यहाँ पे एक दो द्वीप हैं जो जिसको लेकर के ना डिबेट, कंट्रोवर्सी चलती है बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, ठीक है? आओ चलो देखो, एक वर्ड मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ केप के बारे में, है ना? वो केप आप लोग लिख लेना क्या होता है, कि जहाँ पे पेनिनसुलर का वो भाग जहाँ पे वो खत्म हो रहा होता है उसको केप कहते हैं। अब नेक्स्ट पे आ जाओ आप लोग, क्या है, द्वीप समूह पे, यानी कि आइलैंड्स पे। हमारे पास टोटल द्वीपों की संख्या जो है वो 1208 है। अब देखो, जनरली मेन द्वीप पता कहाँ कहाँ है? एक तो है अंडमान निकोबार साइड में, और एक है लक्षद्वीप साइड में, ठीक है ना? अंडमान निकोबार में और कहाँ पे है? लक्षद्वीप में है। यहाँ पे ज्यादातर है, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ इतना ही है, मैंने आपको बताया था ये कुछ, जैसे श्री हरिकोटा है, वो है, वहां से हम लोग रॉकेट वॉकेट लॉन्च करते हैं। या एक आधे और भी द्वीप हैं जो बने हुए हैं बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, ठीक है ना? अब आ जाओ, देखो सुनो, तो द्वीपों को हम लोग दो हिस्सों में बांट सकते हैं। टोटल हमारे पास 1208 द्वीप है। इसमें ज्यादातर हिस्सा किसमें है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। आप ऐसा लिख लो, हेडिंग लिख लो आप लोग, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अब देखो, ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ना, इसको बांटा जा सकता है 3 हिस्सों में एक्चुअली। कहाँ गया? हम्म, देखिए,
मैंने ये बताया, देखो ये जो येलो वाला पार्ट है ये अंडमान निकोबार का, और ये वाला जो है वो लक्षद्वीप का है, ठीक है ना। तो अंडमान निकोबार के भी हिस्से देखो आप लोग क्या है, ये अंडमान है पूरा और ये क्या है, निकोबार है। अंडमान में भी आपको पता है ना, मैप की डायरेक्शन आपको पता है, ऊपर की तरफ क्या है, नॉर्थ है, नीचे की तरफ ईस्ट, और तो ऊपर की तरफ जो है सबसे ऊपर जो है बड़ा द्वीप वो हमारा नॉर्थ अंडमान है। फिर आगे आपका सबसे यहाँ पे जो है आपका ये आ रहा है साउथ अंडमान है, एग्जैक्ट याद करने की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और साउथ के नीचे क्या आ रहा है आपका, लिटिल अंडमान आ रहा है। अंडमान और निकोबार को कौन सा चैनल ब्रेक करता है, 10 डिग्री चैनल। आपको पता है भारत की जो मुख्य भूमि है गाइज वो कितने डिग्री पे आ रही है, वो 8 डिग्री पे, और ये 10 डिग्री है गाइज। यानी ये जो अंडमान निकोबार है ये भारत के मुख्य भूमि से थोड़ा सा ऊपर ही है, तभी तो 10 डिग्री यहां पे आएगा ना, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे डिग्री बढ़ेगी हमारी, है ना। तो पहला आप लोग हेडिंग लिख लेना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसमें मेन मेन पॉइंट जो मैं लिखवा रहा हूं वो आप लोग लिख लो, ठीक है। ये शुरू कहां से होता है गाइज, ये शुरू होता है 6 डिग्री से शुरू हो जाता है। देखो अगर आप ध्यान से सुनना, आपको मैं बताऊं, जो मुख्य भूमि है ना भारत की, मान के चलो ऐसे आ रही होगी, ऐसे 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 भारत ऐसे बना है, इसके बगल में सपोज करो, ठीक है। तो वो कहां पे आ रहा है, वो 8 डिग्री पे आ रहा है, लेकिन अंडमान को निकोबार से कितने डिग्री चैनल ब्रेक कर रहा है, 10 डिग्री। लेकिन आपको पता है कि ये 8 डिग्री है, तो ऑब्वियस होते नीचे आएंगे तो और कितना कम आएगा हमारा, है ना। तो मैं आपको बताऊं कि ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है गाइस, ये 6 डिग्री 45 मिनट से शुरू हो जाता है, ठीक है। तो लिखो आप लोग पहला पॉइंट, यह 6 डिग्री 45 मिनट से प्रारंभ होता है, इट्स स्टार्ट्स फ्रॉम पहला पॉइंट, ठीक है। इसमें टोटल कितने द्वीप हैं गाइस, इसमें टोटल 222 आइलैंड्स हैं। LANDS ना, ठीक है। 222 द्वीप है इसमें, कुल 222 द्वीप हैं। अच्छा, इस 222 का डिवीजन कैसे हो रहा है, तो निकोबार जो आपको दिख रहा है ना, इसमें 18 है, इसमें 18 आइलैंड्स हैं, और जो बच गया सारे के सारे वो किसमें है, हमारे 220 के आसपास कह लो, या 204 के आसपास कह लो, या 202 कह लो। बीच में ना एक दो और भी हैं जिन पे जिसमें ना लोगों को जाना अलाउड नहीं है, ट्राइब्स वगैरह रहती हैं, सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर रखा है। इसके वीडियोस भी एक बार वायरल हुए थे कि लोग वहां जाओगे, लोग वो आदिवासी आपको मार ही डालेंगे, और गवर्नमेंट भी उनको कुछ नहीं करेगी, उनको डिस्टर्ब नहीं करेगी, इसलिए वहां पे जाना ही, पर्यटकों का जाना वहां पे बैन है, ठीक है। आप गए हुए ना, जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उन सबको गवर्नमेंट पैकेज देती है घूमने का, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। और आप कुछ भी दे दो, 1 लाख के आसपास का पैकेज होता है, जिसमें आप कैसे भी जा सकते हो। अगर आप डी ग्रुप में भी हो ना तो भी आपको मिलेगा, मतलब कि अगर आप MTS भी लगे हो तो भी आपको मिलेगा वो पैकेज, ठीक है। और अगर गलती से ASO बन गए फिर तो क्या ही कहने, ठीक है ना। लिख लो आप लोग, इसमें कुल 222 समूह है, जिसमें से 18 जो है वो निकोबार में है, निकोबार में है, और 202 जो है वो किस में है, अंडमान में है। लिखिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। अब किस द्वीप, अंडमान निकोबार की कैपिटल क्या है,
पोर्ट ब्लेयर है, ठीक है ना। अब ये जो द्वीप है ना, अलग अलग 202 या जो भी ये 222, इसमें हमें ये पढ़ना है एक्चुअली कि किस द्वीप पे क्या चीज इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बहुत आपको ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ जाएं, नेक्स्ट लिखो आप लोग। यार ये मुझे क्रॉप करना नहीं आता क्या, क्या सीन है ये? चलो हटाओ। ध्यान से देखना आप लोग। हम लोग बात करें सबसे पहले गाइस उत्तरी अंडमान की। या एक काम कर लेते हैं ना, सीधे सीधे मेन पॉइंट ही लिख लो आप। यहाँ पे गाइस ऐसा है ना, देखो सुनो, ये जो हमारा नॉर्थ अंडमान आपको दिख रहा है ये वाला हिस्सा, यहाँ पे इसकी ना सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक पाई जाती है। यहाँ की इस मतलब इस पूरे ग्रुप आइलैंड की सबसे ऊंची चोटी है ना। या उत्तरी अंडमान लिख लो खाली, उत्तरी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक है। और इसी द्वीप के ना ईस्ट में गई, इसी द्वीप के ईस्ट साइड में ना एक ज्वालामुखी भी है जिसका नाम है नारकोंडम। नारकोंडम। ज्वालामुखी, ज्वालामुखी को वॉल्केनो कहते हैं। इसी द्वीप के पूर्व में, किसके? नॉर्थ अंडमान की बात हो रही है ना। नारकोंडम वॉल्केनो इज इन द ईस्ट ऑफ नॉर्थ अंडमान। दूसरे पे है गाइस हमारा मध्य अंडमान। ये हम बात करते हैं नॉर्थ अंडमान की। दूसरे पे है मध्य अंडमान। या मिडिल अंडमान, ठीक है। आपसे कोई पूछे क्या इंडिया में एक्टिव वॉल्केनो पाए जाते हैं, तो आप कहोगे हाँ, इंडिया में एक्टिव वॉल्केनो पाया जाता है। एक एक्टिव वॉल्केनो जो इसी इसी मिडिल अंडमान में है ना, उसका नाम बैरन है। इसका क्या नाम है? बैरन वॉल्केनो है, जो कि यहाँ पे पाया जाता है, जो कि एक्टिव भी है, ठीक है। तो लिख लो आप इसमें पहला पॉइंट। इसके ईस्ट में, इसके पूर्व यानी कि ईस्ट में बैरन नामक सक्रिय ज्वालामुखी, बैरन नामक ज्वालामुखी मिडिल अंडमान पाया जाता है। क्या ध्यान रखना, ये पूरे अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है ना। साइज में भी देख लेना आप लोग, ठीक है। यह पूरे अंडमान निकोबार में सबसे बड़ा द्वीप है, सबसे बड़ा द्वीप है।
कैपिटल तो अंडरस्टूड है, पोर्ट ब्लेयर है, लिखवाने की जरूरत नहीं है। बाकी आप चाहो तो लिख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़े, हो गया। नेक्स्ट लिखो आप लोग। बेकार करो तनो कुमार तकिया, दस कीमत से जरूरत से रखिया। आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट लिखो 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल, गाइस ये जो डिग्री है ना, इनको चैनल्स भी कहा जाता है, ठीक है। तो 10 डिग्री चैनल जो है वो क्या करता है, अंडमान को निकोबार से अलग करता है, ठीक है। या तो यूं मिलेगा आपको, अंडमान को निकोबार से अलग करता है, या आप ये देखो कि ना एक्चुअली ये जो लिटिल अंडमान है ना, यहाँ पे जो द्वीप है ना, इसको कहते हैं कार निकोबार कहते हैं इसको। तो आप ऐसा भी कह सकते हो कि लिटिल अंडमान को कार निकोबार से अलग कर सकता है, ये भी हो सकता है। ध्यान सुना, जब आपने पढ़ा था, याद करो फर्स्ट क्लास में, मैंने कहा था भारत की लोकेशन कहाँ है, मैंने आपको बताया था कि नॉर्थ ईस्ट में, लेकिन ऑप्शन में नॉर्थ ईस्ट नहीं था, ऑप्शन में था नॉर्थ था। तो वो डिपेंड करता है, मोटे मोटे तौर पर पूछेगा तो अंडमान को निकोबार से अलग करता है क्या, 10 डिग्री चैनल। अगर डिटेल में जाएगा तो लिटिल अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है, ठीक है। जो द्वीप है उसका नाम दे रखा है उन्होंने। अब इसको भी ना इन्होंने 3 हिस्सों में बांटा हुआ है एक्चुअली। ये जो हमारा है ना, कार निकोबार है, ग्रेट निकोबार है, और एक आपका इंदिरा पॉइंट है, ठीक है ना। लिटिल लिटिल निकोबार भी बोलते हैं इसको, इंदिरा पॉइंट को ना लिटिल निकोबार भी बोलते हैं। लिटिल, ग्रेट और कार, ठीक है, इस प्रकार से। ध्यान से सुनना, कोई आपसे पूछेगा कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, सबसे सदर्न पॉइंट क्या है, तो देखो जो हमारा मेन लैंड है, यानी कि जो हमारी मुख्य भूमि है, उस वहां पे तो क्या है आपका कैप कैमेरियन, अभी बताया था मैंने आपको कैप कैमेरियन क्या होता है, जो किसी भी पेनिनसुलर पार्ट का वो पॉइंट जहां से दो अलग अलग चीजों को जोड़ रहे हैं हम लोग, है ना। किसको जोड़ रहे हैं, ईस्टर्न घाट को हम लोग वेस्टर्न घाट से जोड़ रहे हैं, इसलिए जो को कैप कैमेरियन कहते हैं, या आप उसको कन्याकुमारी भी कह सकते हो। तो भारत की मुख्य भूमि क्या है, कन्याकुमारी। लेकिन अगर आपसे ना दे आपको, तो यूं देगा, भारत तो इससे पहले भी शुरू हो जा रहा है। आपको मैंने बताया भारत का नक्शा जो है गाइस, वो कुछ कुछ ऐसा है। ये हमारा 8 डिग्री चैनल है, ये हमारा क्या है 10 डिग्री चैनल, और ये अंडमान निकोबार तो कहां से शुरू हो जा रहा है, 6 डिग्री से शुरू हो जा रहा है। इसका मतलब मुख्य भूमि यहां तक नहीं है, मुख्य भूमि यहां से है, लेकिन हमारा एक्चुअल कहां से शुरुआत हो रही है, थोड़ी और आगे से हो रही है। तो ये जो है हमारा इंदिरा पॉइंट जो है, ये हमारा मेन लैंड है। याद करो जब हमने भारत का विस्तार पढ़ा था, तो हमने इंदिरा पॉइंट पढ़ा था, इंदिरा कोल पढ़ा था। जम्मू कश्मीर में इंदिरा कोल है ना। उधर हमने गौर माता पढ़ा था, उधर हमने क्या पढ़ा था, किब्यूथू, है ना, जो अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। तो इंदिरा पॉइंट है, ये डूब चुका है उसमें, किसमें, सुनामी जो आई थी 2006 में, ठीक है। तो लिख लो आप लोग, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, सदर्न पॉइंट, इंदिरा पॉइंट है। पॉइंट ना, ऐसे लिख लो, कोई बात। इंदिरा पॉइंट के और भी कई नाम है, इसको पर्सियन पॉइंट, पिगलिमियम पॉइंट कहते हैं। ये हमारा सदर्न पॉइंट है। इंटरनेट नहीं चल रहा है यार, बहुत ही बेकार लग रहा है।
आगे बढ़े। चलो आ जाओ भाई। नेक्स्ट लिखो आप लोग लक्षद्वीप समूह, इधर वाले पे आ जाओ। नेक्स्ट लिखो आप लोग लक्षद्वीप समूह। इसकी कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल कावरती है। लेकिन अगर आप वर्ल्ड का मैप देखोगे गाइज, अगर आप देखोगे क्या वर्ल्ड का मैप, तो आपको दिखेगा, क्या दिखेगा यहां पे, सॉरी, आपको यहां पे दिखेगा इंडिया, जो कि ये रहा, और यहां पे लक्षद्वीप, और यहां पे एक और देश है जिसका नाम क्या है, मालदीव, है ना। मालदीव से हमारे अब रिश्ते सुधर रहे हैं वापस से, अभी बीच में खराब हो गए थे, है ना। तो मोदी जी के हिंदूवादी छवि के कारण वहां के एक टूरिज्म मिनिस्टर ने कुछ कमेंट कर दिया, उनको लगा कि वो एंटी मुस्लिम है, उसने कमेंट कर दिया, तो लोगों ने बहिष्कार कर दिया, भारत के लोगों ने वहां जाना मना कर दिया, देखा होगा आप लोगों ने, है ना। तो इसके कारण से अब यहाँ की पूरी इकोनॉमी भारत के उससे चलती है, जो यहाँ शादियां होती हैं उसके बाद लोग जो घूमने जाते हैं, तो ज्यादातर अर्थव्यवस्था ये, और ये इंडोनेशिया थाईलैंड, ये चलता ही इसी की वजह से, ठीक है ना, कि लोग यहाँ पे सस्ते में जाते हैं, ठीक है ना, और यहाँ पे करेंसी सस्ती है, हमें इजीली एक्सेस मिल जाता है, और प्लस में वीजा वगैरह फ्री है, वीजा के ज्यादा पैसे नहीं लगते, है ना। वीजा का पैसा अलग देना पड़ता है, अगर आपको यूएस जाना पड़ेगा तो आपको उसका कॉस्ट चुकानी पड़ेगी, ठीक है। और वीजा देना उस कंट्री के ऊपर डिपेंड करता है, मान के चलो आप कोई ऐसे व्यक्ति हो जो कि सही नहीं है उनकी इकोनॉमी के लिए, आपको वीजा नहीं मिलेगा, ठीक है ना, ये चीज है। तो मालदीव्स और इसका भी आपस में वो है। अब आगे पढ़ते हैं, देखो ध्यान सुनना। लक्षद्वीप की अगर मैं बात करूंगा इस कैपिटल की, इनकी राजधानी क्या है, तो इनकी राजधानी क्या है, कावरती है। कावरती ना, हाँ, कावरती या कावरती, थोड़ा बहुत नाम इधर उधर मिल जाएंगे, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं। ये जो लक्षद्वीप है गाइस, ये कोरल रीफ है। कोरल रीफ क्या होता है, जो प्रवाल भित्तियों से मिलकर बना हुआ, वो जो सीप मूंगा वूंगा देखा ना, वो जब चिपक जाते हैं, ध्यान से सुनना आप लोग, मान के चलो ये जमीन है और ये मान के चलो समुद्र शुरू हो गया है, ठीक है ना। अब मान के चलो वो जो प्रवाल भित्तियां होती हैं गाइस, वो आपस में अगर चिपक जाती हैं, और चिपकने के कारण अगर वो पानी से बाहर आ जाती हैं, तो वहां पे जो आइलैंड का फॉर्मेशन होता है वो होता है, ठीक है ना, कोरल रीफ से बना हुआ है, ठीक है। तो लिख लो आप लोग, यह एक प्रवाल भित्ति यानी कोरल रीफ आइलैंड है। यह प्रवाल भित्ति से बना है, ऐसा लिख लेना आप लोग, ठीक है। यह प्रवाल भित्ति से बना हुआ है, एक वीक काट दो, कोरल रीफ से बना हुआ है, ठीक है, मूंगे से और ये सब से, ठीक है। ऐसे ही गाइस एक और आइलैंड होता है जिसको हम कहते हैं वेटलैंड। वेटलैंड समझते हो क्या, ऐसी भूमि जो आर्द्र है ना। तो ऐसी जमीन जो जिसमें हमेशा ही नमी रहती है, उसको हम लोग वेटलैंड कहते हैं। अब भारत में अभी, अच्छा, वेटलैंड को ही हम लोग रामसर साइट्स भी कहते हैं। रामसर एक जगह है ईरान में, जहां पे पहली बार ऐसी भूमियों की पहचान की गई जो क्या है, गीली हैं, आर्द्र हैं। जैसे राजस्थान में जो भरतपुर बर्ड सेंचुरी है, उसके आसपास की जमीन गीली है, तो उसको हम लोग भरतपुर वेटलैंड कहते हैं, उससे फेमस है वो। ध्यान रखना आप लोग कि वेटलैंड दिवस जो होता है गाइस, है ना, देखो पहली बात तो वेटलैंड होता है, और वेटलैंड को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, आर्द्र भूमि, क्या कहते हैं उसको हम लोग, आर्द्र भूमि, मतलब कि जिसमें नमी हो, है ना। और इसको हम लोग रामसर साइट भी कहते हैं, रामसर साइट भी कहते हैं। अब कोई आपसे पूछे क्या होता है, तो ऐसी जमीन जिसमें पानी या नमी हो उसको कहते हैं हम लोग। दूसरी बात गाइस याद रखना, रामसर साइट डे हम लोग मनाते हैं कब, 2 फरवरी को, ठीक है ना, चॉकलेट दे के एक हफ्ते पहले, ठीक है, 2 फरवरी को मनाते हैं हम लोग रामसर, याद रखना आपको। तो रामसर जगह क्या चीज है रामसर साइट, तो रामसर साइट ईरान में एक जगह है जहां पे पहली बार इसका कन्वेंशन हुआ था, 1970 शायद 2 में हुआ था मेरे हिसाब से,
ठीक है, उसके बाद से हमने दुनिया भर में आइडेंटिफाई किया। अब आपको पता कि आजादी के अमृत महोत्सव चल रहे थे 75, है ना, तो हमने फटाफट गवर्नमेंट ने 75, भारत में रैमसर साइट ज्यादा नहीं थे, लेकिन जो 75 हमारे ये वो चल रहे थे अमृत महोत्सव, उसके चक्कर में गवर्नमेंट ने फटाफट ढूंढने चालू किए, और अब तो हमारे पास 80 प्लस समथिंग रैमसर साइट्स हैं फिलहाल। वो हम पढ़ेंगे आगे, जब हम लोग पढ़ेंगे, ज्योग्राफी का ही पार्ट है वैसे वो, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो कोरल रीफ अलग है और रैमसर साइट्स अलग है, ठीक है। आगे की बात करते हैं। ये कितने द्वीप समूह, कितने आइलैंड्स है इसमें टोटल? इसमें 36 आइलैंड्स है गई। इसमें कितने आइलैंड्स है? 36 द्वीप हैं, ठीक है, 36। और 8 डिग्री चैनल जो है ना गाइज, वो मालदीव्स को इससे मिनी कॉय से अलग करता है। यानी कि इन मालदीव्स, आपको पता है एक दूसरी कंट्री है मालदीव्स, है ना, तो इसको अलग करने के लिए कौन सा चैनल है? 8 डिग्री, जहां से भारत शुरू हो जा रहा है, ठीक है। तो 8 डिग्री चैनल लिख लो आप लोग, 8 डिग्री चैनल। मिनी कॉय या लक्षद्वीप भी लिख सकते हो आप लोग, है ना भाई, क्योंकि ये लक्षद्वीप का ही पार्ट है ये। लक्षद्वीप कह रहा हूँ, हाँ लक्षद्वीप, ठीक है। को सेपरेट करता है। आगे बढ़ जाए। अच्छा ध्यान से सुनना, ये है मालदीव्स, ये है मिनिकॉय, और ये है कावारती, है ना। तो आप कावारती कह लो या लक्षद्वीप कह लो, तो मिनिकॉय को लक्षद्वीप से 9 डिग्री चैनल सेपरेट करता है, या कावारती को सेपरेट करता है, ऐसा लिख लो आप लोग। 9 डिग्री चैनल किसको सेपरेट करता है? 9 डिग्री चैनल अलग करता है किसको? मिनिकॉय को कावारती से, है ना, मिनिकॉय को। देखो दुनिया में और भी चैनल्स हैं, वो भी हमें पढ़ने हैं, लेकिन वो कहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग? देखो ज्योग्राफी के ना 3 हिस्से हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और एक्सोबायोलॉजी, जो अंतरिक्ष विज्ञान है, वो जिसमें वो ग्रहों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। उन ग्रहों का हमारे ग्रहों पर क्या असर होता है वो भी पढ़ लेंगे थोड़ा सा, ठीक है। आगे बढ़ जाएं। तो ये हमारे मेन थे, अब आगे की बात करते हैं। लिखिए सबने, नेक्स्ट लिखो अब। एक आधे ऐसे द्वीप लिखो आप लोग जो कि इस कैटेगरी में नहीं आते लेकिन फिर भी हैं, जैसे कि एक है गंगा सागर द्वीप, एक है गंगा सागर द्वीप। हाँ नाम से ही पता चल रहा होगा आपको। ये वेस्ट बंगाल में हुगली नदी पर बना है। कहां पे लोकेटेड है ये? लेकिन यहां पे लोकेटेड कहां पे? वेस्ट बंगाल में। बस लोकेशन लिखनी है, इसमें कुछ खास नहीं है, अगर होता तो मैं लिखवाता। एक है गाइस न्यू मुरे द्वीप, न्यू मुरे द्वीप। ये ना एक्चुअली इसके ऊपर अधिकार को लेकर ना इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, बांग्लादेश की बात कर रहा हूं मैं, इंडिया बांग्लादेश के डिस्प्यूट रहता है, तो लिख लेना आप लोग, डिस्प्यूटेड बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। इंडिया एंड बांग्लादेश। और ये पूरी तरीके से अभी डूब चुका है, ये द्वीप जो है ना पूरी तरीके से डूब चुका है। एक है पंबन द्वीप, ये कहां पे? ये मन्नार की खाड़ी में है गाइस, ये क्वेश्चन आया था अभी सीजल में। ये कहां पे है? मन्नार की खाड़ी में। और मन्नार की खाड़ी कहां पे है? रामेश्वरम के नाम से भी ये प्रसिद्ध है, पंबन द्वीप जो है वो रामेश्वरम के नाम से भी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट लोग आप लोग श्री हरिकोटा,
बातें नहीं करो। ये तो काफी पॉपुलर है श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश में है ये, है ना। और सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है ना, यहाँ पे लोकेटेड है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में ये। ठीक है, इस पर क्या बना हुआ है, इस पर सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है। हम यहां से सैटेलाइट छोड़ते हैं, रॉकेट लॉन्च नहीं करते हैं। ठीक है ना, रॉकेट लॉन्च के लिए हमारे पास अलग द्वीप है, यहां से सिर्फ सैटेलाइट जो जितने भी चंद्रयान वगैरह वो सब छोड़ते हैं, वो सब भेजे जाते हैं। ठीक है, एक है गाइस व्हीलर द्वीप। इसका नाम चेंज कर दिया गया है, इसका नाम है, न्यू नेम क्या है इसका, हाँ जी, इसका नाम है अब्दुल कलाम द्वीप, नाम है इसका। ये उड़ीसा में स्थित है, ब्राह्मणी नदी के किनारे। ये मिसाइल लॉन्च के लिए जाना जाता है, मिसाइल परीक्षण के लिए, मिसाइल टेस्टिंग के लिए। ठीक है, और उड़ीसा में लोकेटेड है ये। बातें नहीं करो। श्रीहरिकोटा के नीचे लिखा हुआ है कहाँ, वाह ये व्हीलर द्वीप है, व्हीलर। हाँ ये व्हीलर, आई थिंक शायद ऐसे ही होगी स्पेलिंग इसी इंग्लिश में। आगे बढ़े, नेक्स्ट। मुंबई की लोकेशन आप लोगों को पता, लिख लिया आपने, सुना, मुंबई की लोकेशन आप लोगों को पता ही है मैप में। मुंबई से ना कुछ किलोमीटर की दूरी पे एक द्वीप है, इसका नाम है सॉल्सिट। सबसे ज्यादा आबादी वाला, सबसे ज्यादा डेंस है ये, मतलब कि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन यहीं पे है। सॉल्सिट द्वीप कहां पे, ये मुंबई के पास ही है। ठीक है, आपको पता है टापुओं का राज्य जो है ना मुंबई कहते हैं। मुंबई आप में से कोई गया हुआ है? नहीं। वहां पर ज्यादातर जो इलाके ना, वो अगर आप डीप में उसकी इमेज देखोगे तो आपको ज्यादातर उसमें 7 अलग अलग टापुओं से मिलकर वो शहर बना हुआ है। पानी की मात्रा बहुत ज्यादा है, ट्रेनें ऐसे चलती है समुद्र के बगल से चल रही हैं, ऐसा लग रहा है, लगता है जैसे कि। ठीक है, तो मुंबई और थाने शहर जो ना इसी द्वीप पे बसे हुए हैं। आगे की बात करते हैं, सबसे ज्यादा क्या है, पॉपुलेटेड है ना, पॉल्यूटेड मतलब ना, सर्वाधिक जनसंख्या रहती है यहाँ पे, सर्वाधिक जनसंख्या। जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं गाइस? जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं हम लोग? डेमोग्राफी कहते हैं। ठीक है ना, याद रखना वो।
तो डेमोग्राफिक कंडीशन यहाँ पे बहुत हाई है, बहुत ही डेंस। आपने ज्योग्राफी में वर्ड सुना होगा ना, प्रति वर्ग किलोमीटर इतने व्यक्ति रहते हैं। तो जितना ज्यादा होगा, मतलब 1 किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या, मान के चलो इस इलाके में जहां पे हम रहते हैं वहां पे मान लो 1 किलोमीटर प्रति 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, यानी 1 किलोमीटर में 500 व्यक्ति पाए जाते हैं। कहीं पे अगर ज्यादा है तो वो इलाका ज्यादा घना होगा, वहां पे लोगों की संख्या भी क्या होगी, ज्यादा होगी। जैसे बांग्लादेश में बहुत ज्यादा है, इंडिया में भी बहुत, वर्ल्ड वाइड अगर देखें हम लोग, तो ये जो साउथ एशिया वाला जो इलाका है, यहाँ पे डेंस पॉपुलेशन पाई जाती है ना, पर स्क्वायर किलोमीटर नंबर ऑफ पीपल ज्यादा है यहाँ पे। अच्छा गाइस, आइलैंड्स आपको पता है रिवर आइलैंड्स भी होते हैं। रिवर आइलैंड्स क्या होते हैं गाइस? इसको कहते हैं नदीय द्वीप। क्या कहते हैं इसको? नदीय द्वीप। तो आपको दो याद रखने हैं, एक है माजुली, ये दुनिया का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है। क्वेश्चन एग्जाम में 50 बार आ चुका है इसका, ठीक है। क्या ये दुनिया का सबसे बड़ा नदीय द्वीप? ये दुनिया का सबसे बड़ा, मतलब रिवर आइलैंड है। कहां पे ये? असम में लोकेटेड है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र रिवर पे। और गाइज एक है उमानंदा, ये भी रिवर आइलैंड है, दुनिया का सबसे छोटा, दुनिया का सबसे छोटा नदीय द्वीप, यानी सबसे स्मॉलेस्ट रिवर आइलैंड। ये भी कहां पे लोकेटेड है? ये भी लोकेटेड है कहां पे? सेम असम में ही, ब्रह्मपुत्र नदी पे। यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप भी हमारे पास, सबसे छोटा भी हमारे पास, ठीक है। आगे बढ़े। जो लोग बड़े बड़े प्रोफेसर होते हैं ना ज्योग्राफी के, जिनको ज्योग्राफी में एक्चुअल इंटरेस्ट होता है, हम तो कंपटीशन का पढ़ा रहे हैं, हम असली वाले नहीं हैं, हम फर्जी वाले हैं, ठीक है ना। हाँ मैं खुल के कहता हूँ, और जितने भी एसएससी पढ़ा है सबके सब फर्जी वाले हैं, ठीक है ना। क्यों फर्जी वाले हैं? ये वही पढ़ा रहे हैं जो पहले से पढ़ाया जा चुका है, कुछ नया नहीं पढ़ा रहे, और कुछ नया पढ़ाते भी नहीं है। जब तक एग्जाम में कुछ नया ना पूछा जाए, अगर एग्जाम में कुछ नया पूछ लिया फिर तो वो पढ़ाएंगे, नहीं तो नहीं पढ़ाएंगे, वो वैसे ही चलता रहेगा, जैसे आप पढ़ रहे हो वही पढ़ा रहा हूँ। इसलिए एसएससी के टीचरों को, टीचर समझो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो रिसर्च लेवल पे ऐसा कुछ कर रहे हैं या वो डेडिकेटेड है सब्जेक्ट के लिए बहुत ज्यादा कि वो कुछ भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन एक्चुअली ज्योग्राफी का जो प्रोफेसर होगा, वो माउंट किलिमंजारो देखने के लिए अफ्रीका भी चला जाएगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो इंटरेस्टेड है एक्चुअली, तो वो देखने के लिए जाएगा, अगर वो इंटरेस्टेड होगा तो, ये फर्क होता है। आगे बढ़े। अब लिखो आप लोग गाइस, देखो सुनो, आप लोग नेक्स्ट हेडिंग लिखो आप लोग, भारत का अपवाह तंत्र। द्वीप के बारे में हम लोग कर लिया, भारत का अपवाह तंत्र यानी कि रिवर सिस्टम ऑफ इंडियन रिवर सिस्टम। इससे भी क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, भारत का अपवाह तंत्र। हो गया, आगे बढ़े। तुमने वो बदल लिया क्या अपना लैंग्वेज? मिक्स वेज बना दिया है? सही है। नहीं लिखा था?
रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया। अरे बातें नहीं करो, कैसी बातें कर रहे हो तुम लोग। ध्यान देना आप लोग प्लीज। देखो इंडियन रिवर सिस्टम को गाइस दो हिस्सों में बांट सकते हैं हम लोग, एक नॉर्थ इंडिया की रिवर और एक साउथ की रिवर, है ना। अब नॉर्थ के तीन हिस्से मेन मेन है। एक है आपका इंडस रिवर सिस्टम, जिसको कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, नहीं सिंधु नदी, है ना, या सिंधु अपवाह तंत्र भी कह सकते हैं। दूसरा है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, यानी ब्रह्मपुत्र रिवर, ठीक है ना, ऐसे करके। और तीसरा आपका गंगा रिवर सिस्टम, यानी कि गंगा नदी तंत्र। ठीक है, नॉर्थ में हमें तीन नदियां पढ़नी है और साउथ में हमें दो हिस्सों में पढ़ना है। वो नदियां जो बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, और वो नदियां जो अरब सागर में गिरती हैं। इसके अलावा कुछ और नदियां, ऐसी नदियां जो गल्फ ऑफ खंबात की खाड़ी में गिरती है। गल्फ ऑफ खंबात, है ना, इसको क्या कहते हैं, खंबात की खाड़ी। खाड़ी का मतलब क्या होता है गाइस, वो हिस्सा जो दबा हुआ है उसे हम लोग खाड़ी कहते हैं। जैसे ये भी तो दबा हुआ है, हालांकि ये छोटा है, ये थोड़ा सा बड़ा है, इसको हम कह रहे हैं क्या, बे ऑफ बंगाल, इसको कह रहे हैं गल्फ ऑफ खंबात। ठीक है, अच्छा इसके अलावा कुछ और भी नदियां गाइस जो कहीं नहीं गिरती हैं, इंटरलॉक्ड हैं, ठीक है ना, मतलब वो खुले में सूख जाती हैं। तो जैसे लूनी रिवर है, वो कहीं नहीं गिरती समुद्र में, आपको पता ना बाजू में क्या है, पाकिस्तान है ना, तो हम वो कहीं नहीं गिरती, वो खुले में कच्छ के रण में सूख जाती है ना। तो ये हमें पढ़ना है। तो आप लिखो पहला पॉइंट, भारतीय नदी सिस्टम को यानी इंडियन रिवर सिस्टम को दो हिस्सों में बांटते हम लोग। उत्तरी भारत की नदियां, उत्तरी भारत की नदियां, और दूसरा क्या आपका, दक्षिण भारत की नदियां। रिवर्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। लेकिन इस बैच में ना इंग्लिश मीडियम वाले ज्यादा है वैसे, 2 3 3 2 5 6। तुम में से कोई है इंग्लिश मीडियम वाला? नहीं नहीं, मतलब इंग्लिश में लिखना प्रेफर करते हो आप लोग ऐसे ना, है ना। लेकिन आपकी बीएससी भी तो शायद इंग्लिश में थी। दिल्ली में बीएससी हिंदी में नहीं होती, यूपी में होती है हिंदी में, और हिंदी वाली तो खतरनाक होती है। आगे बढ़े, ये बड़ा पढ़ा लिखा भी बैच है। कोई बीएससी है, कोई बीटेक है, कोई ज्योग्राफी ऑनर्स है, कोई कॉमर्स वाले बैठे हुए हैं, है ना, इलाइट क्लास के साथ बैठा हूं मैं। आगे बढ़ जाए। वैरायटी नहीं, पढ़े लिखे लोग, ठीक है, और सही है। देखो लोग पूछते हैं ना सर बीए लेके क्या करोगे, साइंस से। देखो आप 10th क्लास में जब बच्चे अपना सब्जेक्ट चूज करते हैं ना, आर्ट्स कॉमर्स साइंस, तो वो डरते हैं साइंस पास होगी, उनके दिमाग में पहले तो ये बैठा हुआ है कि साइंस पास होगी नहीं और साइंस ले ली तूने, सबसे बड़े। आजकल के बच्चों की तो इतनी गंदी मेंटालिटी हो चुकी है, मेरे पास आते हैं ना ट्यूशन में, साइंस कौन पढ़ेगा, आर्ट से लेंगे दीदी हम। जबकि आपको नहीं पता, आप कभी भी एवरेज ना रखना, आप इन बच्चों को एवरेज में रखना। आप साइंस को देखो, ऐसा नहीं है कि साइंस वाला बहुत पढ़ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है।
लेकिन जब आप आओगे सब्जेक्ट में ना तो वो पास कर ही लोगे जैसे ना तैसे, कभी ना कभी, तो वो चीज है। और आर्ट्स में भी आप जैसे तैसे ही पास कर रहे हो, कौन सा सीरियस होगा आपको टॉप करना था उसमें। तो कम से कम ये होगा, ये सब्जेक्ट पढ़ने से आपका माइंड तो डेवलप होगा, ये फायदा होता है। मैंने देखा है, मैंने बीए ऑनर्स वालों को भी पढ़ाया यहाँ पे और बीए पास वालों को भी। ऑनर्स वालों को पढ़ाने में पता चल जाता है कि हाँ ये ऑनर्स वाला है, हालांकि मैं उसको उसका सब्जेक्ट का नहीं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ा तो कंपटीशन का ही रहा हूँ। लेकिन ऑनर्स वाले में मैंने ये देखा है कि उसकी लिखने की कैपेसिटी, उसको बोलने से पहले वो समझ जाने की उसकी क्षमता, ये सारी क्षमताएं उसके अंदर होती हैं ऑनर्स वाले में, क्योंकि उनको एग्जाम में इतना लिखना ही पड़ता है, 10-10 पेज लिखेंगे तो उनको 2-2 नंबर मिलते हैं। आगे बढ़ जाए भाई, हो गया। वरना नॉर्मली तो दोनों डिग्रियां ही देखा जाए तो क्या फर्क है ना, 12वीं भी हो ही जाएगी बीए में भी और बीएससी में भी, है ना, ग्रेजुएशन भी हो जाएगी बीए पास में भी बीए ऑनर्स में भी। लेकिन जो हमारी कैपेसिटी को बिल्ड करेगा, आगे इंक्रीज करेगा, उस वो चूज करना ज्यादा सही रहता है। आगे बढ़ जाए। मैं लेना चाहता था साइंस, लेकर मेरे घर वालों को मुझे भरोसा नहीं था, मुझे तो था। तो हमारे घर में वैसे भी ना कॉमर्स कॉमर्स चलता रहता है, जितने लोग हैं ना कॉमर्स ही है। मेरे फादर कॉमर्स से थे, मेरे बड़ा भाई भी, मैं भी। छोटे वाले ने बीएससी किया, बाद में उसने भी एमबीए कर लिया। आगे बढ़ जाए भाई, आज पढ़े। नॉर्थ इंडिया की रिवर के बारे में लिखो आप लोग, भर देना चाहिए। वैसे आपके ना उसके क्या नाम है, आपकी जो ये पीआरटी वाले जो है ना सेक्शन, अब इसमें बच्चे एक्टिव हो गए हैं धीरे धीरे, मतलब पढ़ना चालू कर दिया। वैकेंसी कभी भी आएगी, पता नहीं कब आएगी वो चीजें। लिखो भाई, आ जाओ। उत्तर भारत की नदियां, उत्तर भारत की नदियां। रिवर्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, इसको 3 हिस्सों में पढ़ते हैं गाइस। सिंधु नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र यानी इंडस रिवर सिस्टम, इंडियन रिवर सिस्टम, इंडस रिवर सिस्टम सॉरी। दूसरा आपका गंगा नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, गंगा रिवर सिस्टम। और तीसरा है आपका ये ब्रह्मपुत्र। Guys, ये जो ब्रह्मपुत्र है ना, इससे रिलेटेड सीजीएल में इसका क्वेश्चन आता है। ये जब ब्रह्मपुत्र रिवर जब बांग्लादेश में जाती है तो उसका नाम जमुना हो जाता है। यमुना नहीं, जमुना, ठीक है ना। जमुना से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आता है एग्जाम में, जमुनापुरी क्या है। जमुनापुरी बकरी का एक प्रकार है। जमुना पारी, सॉरी जमुना पारी। हाँ जी, क्या कह रहे हो, ब्रह्मपुत्र क्या कह रहे हो आप। बांग्लादेश, नॉट बांग्लादेश। हाँ हाँ, डेल्टा क्रिएट करते हैं। आगे बढ़े भाई। अब लिखो आप लोग, इंडस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अगर सीजीएल में ये क्वेश्चन इस बार आया था कि ब्रह्मपुत्र का बांग्लादेश में क्या नाम है, तो जाहिर सी बात है ऐसा नहीं हो सकता कि जो 29 शिफ्टों में जो पेपर हुआ है उसमें, 30 शिफ्टों में जो पेपर हुआ है उसमें सिर्फ क्या नाम है एक ही क्वेश्चन रिवर का आया हो, ऐसा नहीं होगा। अलग अलग शिफ्ट में फिर अलग अलग क्वेश्चन आए होंगे। आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट पे आ जाओ। तो सबसे पहले लिखो आप लोग क्या, सिंधु नदी तंत्र, इंडस रिवर सिस्टम।
करे भाई, आ जाओ, देखो सुनो। आ जाओ करे। आओ देखो सुनो। सिंधु नदी जो है गाइज, ये निकलती है कहां से? मानसरोवर झील से। इसका इसके कई नाम है। ये जो ग्लेशियर जहां से निकलती है, इसके कई सारे नाम है, मैं आपको भी लिखवा दूंगा। ठीक है, भारत में ये प्रवेश, ये भारत का नक्शा दिख रहा है आपको? भारत में ये प्रवेश करती है दमचौक नामक स्थान से। मतलब एंट्री कहां से होती है? दमचौक से एंट्री होती है इसकी, और ये एग्जिट कर जाती है गाइज चिल्लास, चिल्लास के पास से ना ये एग्जिट कर जाती है, पाकिस्तान में चली जाती है। यहां से पाकिस्तान शुरू हो जाता है। ठीक है, पाकिस्तान की जीवन रेखा कौन सी है? इंडस रिवर है। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। इसकी टोटल लंबाई तो बहुत ज्यादा है, मतलब ये बहुत लंबी है, लेकिन भारत में इसकी लंबाई सिर्फ 1114 किलोमीटर ही है। ठीक है, इसके अलावा गाइस ये अलग अलग दे रखा है, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके अलावा ये आपको ध्यान रखना है, कुछ ऐसी नदियां हैं, इंडस, देखो इंडस ऐसे जा रही है, कुछ नदियां जो उसके लेफ्ट से मिल रही है, कुछ नदियां जो उसके राइट से मिल रही है। ठीक है ना, वो हमें पढ़ना है। तो लिखो आप लोग सिंधु नदी तंत्र। पहला, इसके उद्गम के बारे में लिखो आप लोग। इसका उद्गम यानी इसका ओरिजिन क्या है? उद्गम, जहां से शुरू होती है, तो ये शुरू होती है क्या? मानसरोवर झील। ठीक है ना, लेकिन जो ग्लेशियर है ना भाई, बातें नहीं करूं, जो ग्लेशियर है यहाँ पे देखो एक नाम लिखा हुआ है ना, लेकिन ये नाम मैंने कहा ना, अलग अलग बुक्स में आपको ये अलग अलग नाम मिलता है, कॉन्ट्राडिक्शन सा इस पे कुछ इस, लेकिन सीबीएसई में जो नाम चलता है वो चलता है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। एनसीईआरटी में जो नाम है ना वो कुछ ऐसा ही है, तो आपको यही फॉलो करना है। ठीक है, हाँ हाँ, और भी बहुत सारे हैं। कैलाश पर्वत के आसपास इसका निर्माण होता है। ठीक है, मानसरोवर के पास से। ठीक है, मानसरोवर के पास से इसका निर्माण होता है। आगे की बात करते हैं। भारत में प्रवेश कहां पे करती है ये? भारत में प्रवेश यानी भारत में एंट्री कहां से होती है? तो दमचौक से होती है। दमचौक एक जगह है, हिमाचल प्रदेश, यहां से शुरू हो जाता है, वहां से। ठीक है, और भारत से बाहर कहां पे होती है? तो भारत से बाहर कहां से हो जाती है? वो चिल्लास नामक स्थान से होती है। ठीक है, मतलब यहां से वो कहां चली जाती है? पाकिस्तान में एंटर कर जाती है। ठीक है ना, इसकी टोटल लेंथ की अगर मैं बात करेगा, इसकी कुल लंबाई, टोटल लेंथ, कुल लंबाई जो है इसकी 2880 है। 2880 किलोमीटर। भारत गंगा से बहुत लंबी है, 600-700 किलोमीटर लंबी है। गंगा की लंबाई कितनी है? 25-25 यानी 2225 किलोमीटर, लेकिन इसकी कितनी है? 2800 है ना। लेकिन भारत में कितनी लेंथ है इसकी? बस भारत में 1140 किलोमीटर मात्र। बाकी सारा हिस्सा या तो चाइना तिब्बत में चला जाता है या फिर पाकिस्तान में चला जाता है। ठीक है, आगे की बात करते हैं। गैस इस नदी को लेकर के ना, देखो देखो सिंधु नदी की लंबाई लिखा हुआ 2880 और भारत में इसकी लंबाई लिख रखा है 1100। सब कुछ मिल जाएगा आपको इसमें। आगे की बात करते हैं, ध्यान सुनना आप लोग। गैस इंडिया और पाकिस्तान के बीच ना ट्रीटी हुई है इस नदी को लेकर के। ये जो नदी है और इसकी जो सहायक नदियां हैं, रावी, चनाब, व्यास, झेलम, जितनी भी हैं, इसमें से कुछ नदियों का पानी, टोटल देखो पंजाब की 5 नदियां और एक सिंधु नदी, टोटल कितनी हो गई? इस 6 में से 3 का पानी तो पाकिस्तान रखेगा। कितना पानी? 80%। और बाकी 3 का 80% कौन रखेगा? भारत। ठीक है, तो पहली बात आपसे कोई पूछे सिंधु नदी समझौता, इंडस रिवर ट्रीटी, सॉरी, सिंधु नदी समझौता, इंडस रिवर ट्रीटी कहां पे है ये? इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। इंडिया और इस एग्रीमेंट में क्या कहा है भाई? इस एग्रीमेंट में कहा है पहला कि इंडस का पानी
यानी इंडस रिवर का जो पानी है आपका, ठीक है ना, और झेलम और चिनाब का पानी, इंडस यानी कि सिंधु, झेलम और चिनाब। सिंधु, झेलम और चिनाब का 80% पानी कौन रखेगा? पाकिस्तान रखेगा। और जो बच गया बाकी का, उसको कौन रखेगा? इंडिया। रावी सतलज व्यास, रावी सतलज और व्यास का पानी कौन रखेगा? 80% पानी रखेगा इंडिया। जब उरी वाला कांड हुआ था, है ना, उससे पहले तक हम अपना 80% भी यूज नहीं कर सकते थे। फिर हमारे पीएम ने कहा कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते। फिर हमने इस पर डैम बनाना चालू किया, उसका यूटिलाइजेशन चालू किया। ठीक है, किसका? जो हमें मिला था हम उसको यूज नहीं कर, वो पानी भी कहां जा रहा था? ठीक है ना। तुम्हें पता है इस समय पाकिस्तान में ये हालात है कि जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला जो इलाका है और जो पाकिस्तान की खुद की जनता है, वो खुद सारा का सारा फेवर में बोल रही है। किसके? इंडिया के फेवर में बोल रही है कि उनका सही चल रहा है, उनके साथ मर्ज हो जाना चाहिए, इस तरह की चीजें। और मुझे तो लगता है कि थोड़ी बहुत और त्राइमाम त्राइमाम की सिचुएशन कर देना चाहिए, पानी को पूरा ही बंद कर देना चाहिए। ठीक है ना। मतलब डायरेक्ट अटैक करके अगर हम उसको कैप्चर करते हैं, मान के चलो पीओके वाले इलाके को, तो वो कॉन्ट्राडिक्शन होगा, जनता के अगेंस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर जनता खुद ही विद्रोह कर देगी अगर, तो काम आसान हो जाता है। हालांकि पाकिस्तान आर्मी वहां पे सर्वसर्वा है ना, सरकार से बड़ी चीज क्या है? वहां की आर्मी है। ठीक है, वहां की आर्मी सब कुछ करती है सिवाय युद्ध लड़ने के। मतलब बिजनेस करते हैं, उनके मॉल चलते हैं, उनके प्रोडक्ट बिकते हैं, सब कुछ होता है। पाकिस्तान की एक और खास बात है, वहां का टॉप नॉच लीडर जो होता है वो भ्रष्ट होता है। मतलब अगर कोई पाकिस्तान में पीएम बन रहा है, आप उठा के देखो, ये इमरान खान पे करप्शन का केस है, उससे पहले वाले और भी जितने, उन सब पे करप्शन का केस चल रहा है, सब पे। कोई इंग्लैंड में रहता है, कोई दुबई में रहता है, कोई कहीं रहता है। पाकिस्तान का तो ये हाल है, जो वहां पे पीएम सेलेक्ट होता है वो शाम को अपने लिए दुबई में या कहीं घर देखना चालू कर देता है। ठीक है ना। लेकिन भारत में अभी ये स्थिति नहीं है। भारत में आपको भी देखना, करप्शन में कभी भी प्रधानमंत्री या ये क्या नाम है, राष्ट्रपति पे कभी भी आरोप नहीं लगे। किसी बड़े लीडर पे, छोटे मोटे पे तो लगते रहते हैं, लेकिन किसी बड़े लीडर पे आरोप नहीं लगे करप्शन के। आगे बढ़ जाए भाई। अब लिखो आप लोग नेक्स्ट, भारत में देखो अब हम पढ़ने वाला क्या है, सिंधु नदी जो है ना, ये बह रही है जो, इसकी दाई तरफ से मिलने वाली नदियां और इसकी बाई तरफ से मिलने वाली नदियां। ठीक है, लेकिन हम पढ़ेंगे भारत की तरफ से मिलने वाली नदियां भी हम लोग पढ़ेंगे, दाएं बाएं के अलावा। तो लिखो आप लोग, सिंधु नदी के दाईं ओर से मिलने वाली नदियां। सिंधु नदी के दाईं ओर से मिलने वाली नदियां। लिखो इसमें शोक है, शोक है, काबुल है, कुर्रम है, तोची है, गोमल है। दाया राइट होता है? हाँ तो राइट कर लेना फिर। शोक, काबुल, कुल्लू, तुरुची, गोमल, गिलगित। और लेफ्ट से मिलने वाली कौन कौन सी नदियां, वो भी देख लो आप लोग। यदि बाईं ओर से मिलने वाली नदियां कौन कौन सी हैं?
तो इसमें आता है आपका जास्कर, सोहन, स्यांग और शिगार। जास्कर, सोहन, सिगार, ये बाईं ओर से मिलने वाली नदियां हैं। ठीक है, और तीसरा है भारत की तरफ से मिलने वाली। इसमें झेलम है, चुनाव है, रावी है, सतलज है, व्यास। ठीक है, 3 कंडीशन हो गई भाई, बातें नहीं करो। लेफ्ट से मिलने वाली नदियां, राइट से मिलने वाली नदियां और इंडिया की तरफ से मिलने वाली नदियां। लेफ्ट और राइट में पाकिस्तान की वो नदियां भी आ रही हैं जो जो हम नहीं जानते हैं, जिसलिए इनके नाम जो आप नए सुन रहे हो या देख रहे हो। आगे बढ़े। अब देखो इन नदियों पे ना कुछ एक ना परियोजनाएं भी चलते हैं, जिसको हम कहते हैं बहुउद्देशीय परियोजना। इसका टॉपिक हम अलग से पढ़ेंगे, इसलिए इसमें नहीं करवा रहा हूँ, वरना ये बहुत लंबा चला जाएगा। जैसे बगली हाथ परियोजना, दुलहस्ती परियोजना, है ना, इस तरह की परियोजनाएं जो चलती रहती हैं वो हम करेंगे, लेकिन अलग से करेंगे वो टॉपिक। ठीक है, अब नेक्स्ट हेडिंग लिखो आप लोग, गंगा नदी तंत्र। आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट लिखो आप लोग, गंगा नदी तंत्र। जा सकते हो, छुट्टी तो होने वाला है। जा सकते हो, कोई इशू नहीं, जाना है ना तुम्हें। नमस्कार, सर बचा के जाना।
गाइस ध्यान से सुनना आप लोग जरा। करें? आओ देखो सुन, ध्यान से देखना आप लोग। सबसे पहले ना एक नदी आती है, अलकनंदा नदी। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे कहां से आती है। तो सबसे पहले कौन सी नदी आती है? अलकनंदा। उस नदी से दो और नदियां मिलती हैं जिसका नाम है धौली गंगा और ये जो नदियां आकर के जिस पॉइंट पे मिलते हैं ना, उस जगह का नाम है विष्णु प्रयाग। ठीक है, तो अलकनंदा से क्या मिलती है? ऋषि गंगा और धौली गंगा। कहां पे मिलती हैं? ठीक है, एक्चुअली मैं ऋषि गंगा ही बोलो क्योंकि धौली गंगा तो पहले ही मर्ज हो जा रही है, या धौली गंगा बोला आप लोग, ऋषि गंगा उसी में मर्ज हो जा रही है। ठीक है, फिर लेकिन मेजर रिवर हमारी कौन सी है? अलकनंदा। वही अलकनंदा आगे आती है तो एक जगह आता है नंद प्रयाग, वहां पे नंदाग्नि रिवर मिल जाती है उससे। फिर और अलकनंदा जब और आगे आती है तो एक आता है कर्ण प्रयाग, यहाँ पे पिंडार नदी से मिल जाती है। फिर अलकनंदा और आगे आती है तो मंदाकिनी रिवर मिल जाती है, कहां पे? रुद्रप्रयाग में। फिर अलकनंदा और आगे आती है तो भागीरथी मिल जाती है, कहां पे? और इस नदी के बाद, इसका आपने इंस्टाग्राम पे वीडियो देखा होगा इस पॉइंट का, कि एक इधर से नदी आ रही है, हरिद्वार का सीन है, एक इधर से नदी आ रही है और उनका पानी का कलर अलग अलग है। तो पानी का कलर तो अलग अलग होगा ही होगा, ऑब्वियस बात है, किसी भी दो ओरिजिन का पानी का कलर अलग अलग होगा। जैसे कहते हैं ना समुद्रों का पानी का कलर, आपने वीडियो देखी होगी शायद, क्या पता। तो देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा मिल जाती है, उसके बाद से इसका नाम क्या हो जाता है? गंगा। ठीक है ना, तो आप लिख लो, आप लोग पहले फर्स्ट पॉइंट लिखो आप लोग इसमें, अलकनंदा और धौली गंगा, या यूं लिख लो आप लोग विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग में बातें नहीं करो, विष्णु प्रयाग में दो रिवर मिलती हैं, अलकनंदा और धौली गंगा। अलकनंदा प्लस में धौली गंगा। ठीक है, आगे आती हैं तो फिर नंद प्रयाग में ठीक है ना, ये जो अलकनंदा है ना, ये तो सब में कॉमन है। नंद प्रयाग में अलकनंदा और कौन सी रिवर? नंदाकिनी ऐड हो जाते हैं। फिर इसके बाद आता है कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग में अलकनंदा प्लस में क्या? पिंडार रिवर मिल जाती है। फिर उसके बाद आता है क्या आपका नेक्स्ट? रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा प्लस में मंदाकिनी रिवर मिल जाते हैं। फिर आपका आता है क्या? एक देवप्रयाग। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा। ठीक है, इसके बाद इसका नाम क्या हो जाता है? इससे पहले इसका नाम गंगा नहीं है। ठीक है, हो गया डन। चलो, ये आगे इसके बाद से गंगा नदी। हाँ, इसके बाद से गंगा रिवर शुरू हो जाती है। मतलब इसको गंगा कहना शुरू कर देते हैं, उससे पहले गंगा नहीं है। अब इसमें कई सारी चीजें हैं, जैसे भागीरथी से भील गंगा मिल रही है, या नंदा देवी नेशनल पार्क जो वो ऋषि गंगा के किनारे लोकेटेड है, उसी पॉइंट पे लोकेटेड है।
और भी बहुत सारे आएंगे। टिहरी डैम के बारे में हम लोग इसी में पढ़ेंगे, ठीक है। चिपको मोमेंट इसी में रिपीट हो जाता है। हो गया, लिख लिया सबने? अब हमें देखना है गंगा के, वैसे इससे क्वेश्चन ना बहुत कम पूछा जाता है जो अभी लिखवाया ना इससे, लेकिन मैंने कहा ना क्वेश्चन पूछने की कोई सीमा नहीं है, वो कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे, इसलिए सब कुछ पढ़ो। पीवाईक्यू उठाओगे ना आपको आइडिया लग जाएगा। ये है गंगा रिवर सिस्टम, ठीक है। देवप्रयाग में जिस जगह से इसको गंगा कहते हैं उसके बाद से अब ये आगे बढ़ती है और इससे बहुत सारी, देखो अब ये इस तरफ जा रही है, लेफ्ट से मिलने वाली नदियां, और तो लेफ्ट से मिल रही है राम गंगा, है ना, आपका गोमती नदी, घाघरा नदी, गंडक नदी, बूढ़ी गंगा, महानंदा, ये सारी। और लेफ्ट से मिल रही है क्या, यमुना मिल रही है लेफ्ट से आकर के, जो कि गंगा की ट्रिब्यूटरी है और भारत की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है। आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। और यमुना की कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी है, ये यमुना रिवर आ रही है जो इसमें मिल रही है ना, ये है यमुना रिवर जो उसके साथ साथ ही चल रही है, यमुनोत्री से, ये चल रही है गंगोत्री से। अब यमुना में कौन कौन सी नदियां मिल रही है, बनास, है ना, इसके अलावा सिंध, ये सिंध है, सिंधु नहीं है, ठीक है। इसके अलावा बेतवा, चंबल होगा इसमें शायद, कहाँ है चंबल, दिख नहीं रहा, ये रहा चंबल, ठीक है ना। और भी आपको दिख रहा है केन नदी, सोन नदी, ये सब यमुना की ट्रिब्यूटरीज मिल जाती है। सोन तो क्या डायरेक्ट गंगा में मिलती है बिहार में, यहां से आपका बिहार शुरू हो जाता है ये, ठीक है। और फर्क लास्ट में हुगली नदी में आकर के जो है ना, ये गलत, ये बांग्लादेश का नाम पद्मा हो जाता है ना बंगाल में, वेस्ट बंगाल में जाके, ठीक है। इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे, इतने रहने दो, ये गंगा रिवर सिस्टम, इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे।